हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सीईटी मेंस के लिए जो ग्रुप 6 है, बीकॉम कॉमर्स वाला जो ग्रुप है, उसके हम सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो वीकली आपकी 2 to 3 क्लासेस अपलोड हुआ करेंगी, जिसमें मैं आपका सारा सीईटी का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो आपको जो इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड करा है उसके अकॉर्डिंग पूरा कवर कराऊंगी, जिससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। और सिलेबस कवर होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज़ कराऊंगी। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे हम कॉमर्स का कुछ भी पढ़ने जाते हैं तो उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उन चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं अपनी अकाउंटिंग की टर्म्स में। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं टर्म्स से। जैसे पूछ लेते हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं, जैसे ना आपको सीईटी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो ओनर है एक कंपनी का, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करे हैं, तो हम उसको किस टर्म के अंडर उसको ट्रांजैक्शन को हम राइट करेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है, तो हम उसमें आ जाता है फिर ड्राइंग, जिसको हम ड्राइंग्स बोल देंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स पूछ लेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, और ये पूछ लेंगे कि इसको हम किस टर्म के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है आपकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती है, जो हमारी बिजनेस में डे टू डे की हमारी ट्रांजैक्शन होती है। हम कुछ सेल परचेज करते हैं, उसको हम बुक्स में अपना रिकॉर्ड करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स। ओके, तो आपसे एग्जांपल देके पूछ लेंगे कि सेल्स, परचेज, इन सब को कॉमनली हम किस ओवरहेड या फिर किस उसके पॉइंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। देन आ जाता है आपका एसेट्स। एसेट्स में ना वैसे तो अगर हम बिना अकाउंटिंग की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग की टर्म्स में एसेट्स में वो एसेट्स आएंगी जो हमारे रिसोर्सेज एक बिजनेस ओन करता है। ठीक है, एक हमारा जो बिजनेस है रिसोर्सेज जो ओन करता है, उन सबको एसेट्स में कंसिडर करा जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी। उसके बाद आ जाती है हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब कि देयताएँ, हिंदी में इसको देयता बोलते हैं। ठीक है, दायित्व। जो एक हमारा बिजनेस है, हम जैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं और हम उसके लिए अमाउंट फ्यूचर में पेएबल है। ठीक है, जैसे हमने कुछ परचेज करा है और हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं करी, हमने उसको बोल दिया कि हम तुम्हारी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो फिर वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, जो हमें नियर फ्यूचर में अक्कर होएगी। ठीक है, इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अभी हम लोन ले लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, हमें नियर फ्यूचर में उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा वापस से, तो इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल जो बिज़नेस का ओनर है वो बिज़नेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सॉरी, कैपिटल इज़ लाइक कोई भी ओनर है वो बिज़नेस में जैसे 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ओनर की कैपिटल मानी जाएगी। इसको हम एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं बिज़नेस में, जो हम आगे बाद में जो बड़े टॉपिक्स आएंगे उनमें हम इसको सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो अभी से भी पढ़ लो, जो अमाउंट ओनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? जो अमाउंट बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे ओनर ने 2,000 रुपये कैश में लिए फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो इसको हम ड्राइंग कहेंगे। देन रिवेन्यू। रिवेन्यू होता है जो भी हमने बिजनेस की
डे टू डे एक्टिविटीज़ से इनकम अर्न करी है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न करते हैं ना, उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो हमारी इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल है इनकम फ्रॉम सेल्स। हमारे जो गुड्स हैं हम उनकी सेल करते हैं, या फिर हमारी जो एसेट्स हैं हम उसको सेल करते हैं, तो उनसे जो हमारी इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू के अंदर ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेंसेस। जो हम अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ से हमारी जो कॉस्ट इनकर होती है, जो हमें मतलब कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, उन सबको हम एक्सपेंस में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, वेजेस, सैलरी, फ्रेट चार्जेस एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपके एक्सपेंस में काउंट होते हैं। देन उसके बाद हमारे ट्रांजैक्शन आते हैं। जितना भी जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो भी हमारा लेन देन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम ट्रांजैक्शन में कंसिडर करते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम होता है उसको हम ट्रांजैक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे कि किसी ने गेहूं के बदले किसी से कुछ सर्विस ली है उसको, या फिर बोल देंगे कुछ किसी ने गुड्स परचेज करे हैं इन कैश, और एक बिजनेस एक्टिविटी दे देंगे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी दे देंगे, लेकिन पूछेंगे इनमें से ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे। ट्रांजैक्शन हम सिर्फ उसी को बोलेंगे जो मनी की टर्म्स में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ में करी है, ना कि अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ में करी है, उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे हमने गुड्स परचेज करे हैं और हमने कैश में करे हैं तो हम उसको ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। लेकिन कोई भी हमारी कोई भी हमने वो करा है, कुछ भी करा है जिससे हमने मनी के टर्म्स में और बिजनेस एक्टिविटीज़ की टर्म्स में कुछ नहीं करा, तो वो हम टर्म्स में ट्रांजैक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। दैन उसके बाद अकाउंट आता है। जैसे हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम किसी अकाउंट के अंडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। इसके बाद आ जाता है लेजर। हमने जैसे जितने भी अपने अकाउंट बनाए हैं उनको हम समराइज़ करके और हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके एक टेबुलर फॉर्म में हम उसको शो करते हैं, उसको लेजर कहते हैं। जैसे सेल्स लेजर हो गई, परचेज लेजर हो गई, इनको हम परचेज अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो जो ये अकाउंट है ना, ये यही वाला अकाउंट है। जैसे कैश अकाउंट हो गया, ये भी एक लेजर होता है। ये हम बाद में बहुत डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि हमने जो बाद में मैं आपके साथ जो टर्म्स यूज़ करूँगी पढ़ाते टाइम वो थोड़ी थोड़ी आपको यूज़ टू सी लगेंगी। देन इसके बाद जर्नल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीकॉम करे हुए सब ने एटलीस्ट जर्नल बनाई ही होगी एक बार तो जर्नल क्या होती है, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शन को सबसे पहले बार एंट्री करते हैं। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे परचेज की एंट्री करते हैं, हमने कुछ भी सामान परचेज करा है तो हम उसकी सबसे पहले एंट्री करेंगे जर्नल में। उसके बाद हम लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं उसको। देन उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से सारे इसमें समझाई जाएगी। देन उसके बाद डेबिट होता है। डेबिट हम लेफ़्ट साइड ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। जितने भी हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, जर्नल तैयार करेंगे, उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी ना उसको हम डेबिट बोलेंगे, और जो राइट साइड होगी उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। दिस इज़ इट। जैसे हम किसी चीज़ को हम कोई भी वो कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे जो आगे रूल्स आएंगे उनमें हम सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर हमारे पास कुछ
जैसे फर्स्ट रूल होता है कि किसी को कुछ मिल रहा है तो उसको डेबिट कर देते हैं, नहीं मिल रहा जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हम सब बाद में डीपली समझेंगे। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे टी शेप में जो हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उसकी इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं, और इसको DR और CR से हम शो करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देन क्रेडिट आ गई, मैंने बता दिया, राइट साइड को बोलते हैं, इसको हम CR लिखते हैं। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। जितनी भी हमने लेजर की अकाउंट्स तैयार करे हैं उनको हम एक जगह पे समराइज़ करते हैं और फिर उसका जो बैलेंस होता है उसको मैच करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो कितनी ठीक है। अगर वो मैच हो जाता है तो मतलब कि हमारे जो हमने लेजर और जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है SSC और सेंटर के एग्ज़ाम्स में कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस किसको बोलते हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं। जो ये वाली PDF है ना, इसमें से कम मैं 100% बोल सकती हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे और एक तो यही पूछा जाएगा। देन ये मैंने बता ही दिया। इसका टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं हम उसमें दोनों साइड। देन उसके बाद आता है बैलेंस शीट। इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये इसमें हम जैसे हमारे जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है उसको शो करते हैं, और ये हमारी जो बिजनेस की फाइनल पोजीशन शो करता है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो मैंने आपको ऊपर एसेट्स पढ़ाई थी और लाइबिलिटीज़ पढ़ाई थी ना, वो इसी में समराइज़ करते हैं। देन उसके बाद हम एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मनी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे बाइंग प्रिंटर, अगर हम नॉर्मल हमारे घर के लिए प्रिंटर करते हैं ना तो उसको हम इसमें एक्सपेंडिचर नहीं काउंट करेंगे, वो हमारे एसेट्स, घर की एसेट कुछ भी बोल लो उसको। तो लेकिन जो बिजनेस के लिए हम कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस की चीज़ें खरीदने के लिए, तो उसको हम एक्सपेंडिचर के अंडर ही काउंट करते हैं। देन उसके बाद गुड्स आएगा। नॉर्मल जैसे एक बंदा है, उसने चेयर्स ली हैं लेकिन अपने हाउस यूज़ के लिए ली है तो वो उसको चेयर्स बोलेगा। लेकिन एक बंदा है जो चेयर्स का बिजनेस कर रहा है, चेयर्स की सेल परचेज कर रहा है, और उसने चेयर्स खरीदी है बल्क में फॉर सेलिंग पर्पज़ या फॉर प्रॉफिट गेन पर्पज़, तो उसके लिए ये चेयर्स को वो अपने अकाउंट्स में चेयर्स से नहीं लिखेगा, वो गुड्स से लिखेगा। समझ गए? जो हमारे लेन देन के लिए जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी जिसकी हम मेनली कर रहे हैं उसको हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री, ठीक है। देन आइटम फॉर रीसेल, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेशनरी शॉप पे पेन्स हो गए, ओके। देन उसके बाद आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया जो हमने रिवेन्यू गैदर करा है एक्सपेंसेस से ज़्यादा है जो। जैसे हमने कोई चीज़ बनाने में हमारा 1000 का एक्सपेंस आया है और उसको हमने 1500 में सेल कर दिया, तो जो ये हमारे 500 हैं ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। प्रॉफिट सिर्फ जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से करते हैं ना, जैसे हमने गुड्स को सेल करा तो जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम प्रॉफिट काउंट करते हैं, प्रॉफिट के अंडर लिखते हैं। लेकिन एक और इसमें टर्म होती है अकाउंट में गेन, जो हम अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़ से करते हैं उसको हम गेन में करते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने पुरानी मशीनरी को सेल करा है और उससे हमें 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है,
मतलब 5,000 रुपये का गेन बोलेंगे, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो हमने बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करा है उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करा है उसको हम गेन बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेम लॉस में भी होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी से करते हुए हमें जब हमारा एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया है तो हमें लॉस होता है। जैसे हमारा कुछ सामान था, उसको हमारे बनाने की कॉस्ट आई 2,000 और हमने उसको सेल करा है 1,000 में, तो जो ये हमें 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है ना, इसको हम बिजनेस टर्म में लॉस के अंडर लिखते हैं। बट अगर हमें किसी और चीज़ से लॉस हुआ है, जैसे हमारा फायर से, आग लगने से, एक्सीडेंट से हमारा जो बिजनेस में लॉस हुआ है उसको हम इस ओवरहेड के अंदर लिखेंगे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। आपसे ना उधर डायरेक्टली एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिजनेस में आग लगने से लॉस हुआ है, तो हम उसको किस ओवरहेड के अंडर बिजनेस ट्रांजैक्शन में लिखेंगे। तो आपको ऑप्शन ए में दे देंगे लॉस, ऑप्शन बी में दे देंगे लॉस बाय फायर और 2 और ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ये वाला लॉस टिक नहीं करना है, ये वाला लॉस टिक करना है, लॉस बाय फायर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है वाउचर। वाउचर ना हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। मतलब जैसे हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसमें बिल बनाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बिल बनाते हैं। सबसे पहले हम जैसे अपना कोई भी कस्टमर है, उसको हमने कुछ सोल्ड करा है, ठीक है, उसको हम बिल देते हैं, तो उसकी एक कॉपी हमारे पास रहती है, हम ओरिजिनल बिल उसको दे देते हैं। जो वो कॉपी है उसके थ्रू हम अपना जर्नल में एंट्री करते हैं। नहीं, हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमने इतनी एंट्रीज करनी है, ये करना वो करना, तो सब उस कॉपी के थ्रू पता चलेगा। तो इन सबको हम वाउचर बोलते हैं, जो हम बाद में हमारे प्रूफ के तौर पे भी रख सकते हैं। जैसे कैश रिसिप्ट, हमने किसी को कैश पेमेंट करी है तो वो हमें रिसिप्ट देगा ना कि तुम्हारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है, तो उस रिसिप्ट को भी हम वाउचर बोलते हैं। इसके एग्जांपल होता है जैसे कैश मेमो, ठीक है। देन हमारा आ गया स्टॉक वही गुड्स जो हम सेल के लिए रखते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसमें ओपनिंग स्टॉक आता है। इसके बाद आ गया डेटर्स वो होते हैं जो जैसे हमने किसी को 1,000 रुपीज़ का गुड्स सेल करा, जैसे मिस्टर ए को हमने 1,000 रुपीज़ का गुड्स सेल करा और मिस्टर ए हमको बोलता है कि आज से 1 मंथ बाद मैं आपको इसकी पेमेंट दूंगा, और हमने उसको गुड्स सेल कर दिया है। तो मिस्टर ए को हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मिस्टर ए करके नहीं लिखेंगे, उसको हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, वो हमारा डेटर कहलाएगा। उसको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मिस्टर ए को हमने 1,000 रुपये की चीज़ सोल्व करी, नहीं, हम बोलेंगे हमारे 1,000 रुपये के डेटर्स हैं, ओके। जैसे रोहन ओज 500 रुपये हमने उससे लेने हैं, तो वो हमारा डेटर है, ओके। डेटर्स हमारी एसेट्स होते हैं, ओके। वो हमसे ऐसे ये 1 मार्क का सीधा ही ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं, जो हमें नियर फ्यूचर में लेनदार होते हैं। मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स से हमने 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं और इस वक्त हम उसको ये बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम तुम्हें 1 महीने 2 महीने बाद हम तुम्हें पे करेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी देयता उत्पन्न होगी ना, कि हमने फ्यूचर में मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं, तो मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर्स लिखा जाएगा।
मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर के नाम से डॉक्यूमेंट्स में हम उसको एंटर करेंगे। जैसे सप्लायर पेमेंट पेंडिंग, जो हमारा मिस्टर एक्स है वो हमें गुड्स सप्लाई करता है और हमने उसके पैसे देने हैं, तो मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। उसके बाद आएगा परचेज़। जो भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, उसको हम परचेज़ ओवरहेड के अंडर लिखते हैं, मतलब परचेज़ पॉइंट के अंदर लिखते हैं, परचेज़ के नाम से लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम उसको एसेट के खुद के नाम से लिखते हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी तो हम इसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट के नाम से ही करेंगे। लेकिन हमने कुछ गुड्स खरीदे, जैसे हमारा चेयर्स का बिजनेस है, हमने अगर चेयर्स खरीदी तो हम उसको परचेज अकाउंट के अंदर लिखेंगे, परचेज के नाम से लिखेंगे। हम अपनी एसेट को उस एसेट के नाम से ही एंटर करेंगे बिजनेस में। लेकिन हमने कुछ जो हमारा जो गुड्स है जिसको हम सेलिंग पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं उसको हम परचेज के अंडर लिखेंगे, परचेज के नाम से लिखेंगे। ऐसे ही सेल होता है, हमने कोई एसेट सेल करी तो उसको उस एसेट के नाम से ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ गुड्स हमने सेल करे हैं जो हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए सेलिंग के लिए रखते हैं, तो उसको हम सेल्स के अंडर ही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अपना चेयर का बिज़नेस है, चेयर सेल करी है तो हम उसको सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और अगर हमने अपनी मशीनरी सेल करी है तो हम उसको मशीनरी अकाउंट में ही लिखेंगे। इसके बाद परचेज रिटर्न है, जो भी हमने सेल करा है, जो भी हमने परचेज करा है वो माल अगर हमारा डिफेक्टिव या फिर और कोई चीज़ इशू हो गया है तो हम उसको अपने जो हमारा सप्लायर था जिससे हमने ख़रीदा था, जैसे हमने ऊपर बताया था ना कि हमने एक्स से 5,000 रुपये का सामान ख़रीदा, लेकिन उसमें से हमारा 1,000 रुपये का सामान डिफेक्टेड था, तो हम एक्स को 1,000 रुपये का सामान वापस भेज रहे हैं। तो हमने अपना ख़रीदा हुआ जो हमने परचेज़ किया हुआ सामान हम सप्लायर को वापस भेज रहे हैं, उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। ऐसे ही सेल रिटर्न है, हमने कोई सामान सेल करा है अपने बिजनेस में और वो हमारा वापस आ जाता है, जो कस्टमर है वो हमारा माल वापस कर देता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न के अंदर लिखते हैं। डिस्काउंट हो गया, जैसे हमने 1,000 का माल सेल करा है, ठीक है, और जो हमारा मिस्टर ए को माल सेल करा है, मिस्टर ए ने हमारे 1,000 रुपीज़ देने हैं, बट मिस्टर ए हमें बोलता है कि मेरे को कुछ डिस्काउंट दो, हम उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको 900 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे हमें 1,000 रुपये के सामान के। तो जो 100 रुपीज़ है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम जो हम दे तो देते हैं लेकिन उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हमने 1,000 रुपीज़ का सामान बेचा और हम उसको हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम अपने अकाउंट्स में 1,000 रुपीज़ का ही मेंशन नहीं करेंगे, हम सीधा सेल्स अकाउंट में 900 रुपये ही देंगे, जो कि हमारा 1,000 रुपीज़ को 10% हो गया 100, और 1,000 में से 100 लेस करके जो हमारे 900 रुपीज़ मिले हैं हमें सेल से वही लिखेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट ये होता है जब हम ट्रेड डिस्काउंट अलो कर देते हैं, मतलब कि हमने इस बंदे को 900 रुपये ट्रेड डिस्काउंट तो दे दिए, बट हम उसको बोलते हैं कि तू हमें अभी कैश में पेमेंट कर देगा, मतलब कि इंस्टेंट पे कर देगा, अभी पे कर देगा, नियर फ्यूचर का कोई वो नहीं रखेगा सीन, अभी हमें पे कर देगा, तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट देंगे जो ये है इस पर ट्रेड डिस्काउंटेड वैल्यू पर, ठीक है। तो हम इस 900 पर अगर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 10% तो 90 हो गया ना, तो उसको सिर्फ हमारे 81 0 मतलब कि
810 रुपये ही उसको हमारे पे करने पड़ेंगे एट द एंड। तो जो ये 90 रुपये का डिस्काउंट है, इसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। कैश डिस्काउंट जो कि हमने उससे इंस्टेंट पेमेंट या फिर फास्ट पेमेंट लेने के लिए उसको हमने डिस्काउंट दिया, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। और इसकी हम ट्रांजैक्शन में या अपने अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में अंतर। एक बार वो समराइज कर देती हूँ। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमने अपने इन गुड्स पे 10% डिस्काउंट देना है सभी कस्टमर्स को, तो हम इसकी ना ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन जो जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, इसको हम जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, नहीं सॉरी, जो हमारे जिन्होंने हमसे सामान ख़रीदा है वो हमारी फास्ट पेमेंट कर दें, कैश में जल्दी से पेमेंट कर दें, उसके लिए हम उनको एक्स्ट्रा रिबेट देते हैं और कैश डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट्स में वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये यहीं पे ये लिखा दे रखा है इसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट के लिए 2% डिस्काउंट फॉर सेम डे पेमेंट। जैसे हम बोल देंगे कि तू आज ही पेमेंट कर देगा तो हम तुझे 2% डिस्काउंट और देंगे। क्या ट्रेड डिस्काउंट, जब कोई बंदा बल्क में सामान खरीद रहा है तो हम उसको बोलते ले तेरे को 20% डिस्काउंट दे देते हैं अगर तू 100 यूनिट खरीदेगा तो। ठीक है, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है। तो मैं पहले आपको इसको समझा देती हूँ। कोई भी हमने एक्सपेंस करा है और उस एक्सपेंस का हमें प्रॉफिट या फिर बेनिफिट बोल लो अभी नहीं मिल रहा है, वो हमें नियर फ्यूचर में मिलेगा। 3 साल 4 साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलता ही रहेगा हमारे बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस करते हैं, हमने किसी अपने गुड्स की एडवर्टीज़मेंट करी। ठीक है, उस एडवर्टीज़मेंट का हमें 4 5 6 जितने साल तक वो एडवर्टीज़मेंट हमारी शो होती रहेगी उतने साल तक हमें उस एडवर्टीज़मेंट का फ़ायदा मिलेगा। तो हम एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, हाई हैवी एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आपसे एग्जांपल पूछते हैं तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट। देन इसके बाद आ गए हमारे बैड डेट्स। ऊपर जो मैंने आपको डेटर्स पढ़ाया था ना, एक बार और बता देती हूँ। डेटर्स हमारे, जैसे हमने कोई 1000 रुपीज़ के गुड्स मिस्टर ए को सेल करे हैं और मिस्टर ए हमें बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पे कर दूँगा। तो मिस्टर ए को हम अपने अकाउंट्स में डेटर के नाम से लिखेंगे। ठीक है, और जब मिस्टर ए हमारा 1 महीने की बोल के 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने मतलब बहुत टाइम तक हमारा पैसा देता ही नहीं है, वो हमारे पैसे खा जाता है, ये मान लो वो हमारे पैसे दे ही नहीं रहा, तो हम उसको बैड डेट्स मतलब बुरे डेट्स, इसे याद कर लो इसको। बैड डेट्स वो होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस से कुछ सामान ख़रीदा है और उसको उस सामान की पेमेंट करनी है। उसने हमारे क्रेडिट मतलब हमारे बिना पैसे दिए ही उसने सामान ख़रीदा है, उधार में सामान ख़रीदा है और उसको हमारे बिजनेस में पैसे देने हैं, लेकिन वो बाद में पे करने का वादा करके वो देता ही नहीं है, तो हम उसको बैड डेट्स में हम उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, दैन इसके बाद डेप्रिसिएशन आता है। जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उनकी हम टाइम के साथ और यूज़ के साथ वो टूट फूट हो जाती है और सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे तो हम उसको डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट करते हैं, तो उसको मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हमने कोई मशीन ख़रीदी है और हर साल उसकी वैल्यू 10% से घट जाती है, तो 10% हमारे मशीनरी पर हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। देन उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है कि हमने कोई एक्सपेंस पे करना है। एक्सपेंस क्या बताए थे, जैसे मैंने आपको रेंट पेड, सैलरी पेड। तो हम किसी बंदे को हम बोलते हैं कि मैं तेरे को आज ही अगले 4-5 महीनों का रेंट एडवांस में दे रहा हूँ, तो हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस के अंडर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड रेंट, जैसे हमने रेंट एडवांस में प्रीपेड कर दिया तो हम उसको प्रीपेड रेंट बोलेंगे। सैलरी कर दी तो प्रीपेड सैलरी। ओके, उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये होता है कि हमारा कोई एक्सपेंस है, वो हमारा ड्यू हो चुका है बट हमने उसको अभी तक पे नहीं करा, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फ्यूचर के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बिजनेस के लिए एक लैंड को रेंट पे लिया है और हमने उसको 12 मंथ के लिए रेंट पे लिया है और हमारे ऑलरेडी उसमें रहते हुए 1 मंथ हो गया। तो 1 मंथ के एंड में हमारा अक्कर होता है कि हमें उस 1 मंथ का रेंट देना पड़ेगा, बट हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाता है और अभी तक हमने पहले मंथ का रेंट पे ही नहीं करा है। एक वो हमारी लाइबिलिटी अक्कर तो हो गई है, लेकिन हमने अभी तक उसको पे नहीं करा है। तो उस अक्कर्ड लाइबिलिटी को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंडर राइट करते हैं। जैसे अगर हमारा ये रेंट अक्कर हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं करा, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। ऐसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई एम्प्लॉई है, उसको काम करते हुए 1 महीना हो गया लेकिन हमने अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी, तो हम उसकी सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। देन उसके बाद आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है हमने कोई इनकम कमा ली है, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इसका एग्जाम्पल है, हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी और उस बंदे को हमारी उस सर्विस के बदले में हमको पेमेंट देनी है, बट उसने अभी तक हमारी पेमेंट नहीं दी। हमने वो सर्विस प्रोवाइड उसको कर दी है और उसके बदले हमें उससे पैसा लेना है। उस बंदे की लाइबिलिटी अक्कर हो चुकी है और हमने अपनी कमाई कमा ली है, लेकिन उस बंदे ने अभी तक दी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको एक्रूड इनकम बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे हमने अपनी कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट कर रखा है 1 ईयर के लिए, ठीक है, और वो 1 ईयर पूरा हो चुका है और उस पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलना है 1 ईयर में, लेकिन 1 ईयर पूरा होने के बाद भी उन्होंने हमें वो इंटरेस्ट दिया नहीं है, ठीक है, वो जो उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया नहीं, लेकिन हमने वो इंटरेस्ट कमा लिया है, तो हम हमारे कमाए हुए इंटरेस्ट को हम एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम होती है जैसे हमने अभी तक वो इनकम कमाई नहीं है। जैसे यही बात एग्जांपल ले लेते हैं कि वो 5% हमें इंटरेस्ट साल की एंड में मिलना था, साल के एंड में वो हमारे ड्यू होना था, या हमने कमा लिया वो साल के एंड में हमें प्राप्त होना था, लेकिन उस बंदे ने बोला कि तू पहले ही अपना 5% इंटरेस्ट पकड़ और मेरे को बाद में डिस्टर्ब मत करना। तो जो वो पहले ही दे देता है तो उसको हम अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम में ट्रीट करते हैं। जैसे हमने कुछ रेंट पे दिया है, कोई हमारी कार रेंट पे दी है या हमारी जगह रेंट पे दी है और उस बंदे ने बोला कि तू पहले ही अपना 1 साल का रेंट ले ले और हमें बाद में डिस्टर्ब मत करना, तो वो जो 1 साल का रेंट है उसने पहले ही दे दिया, प्रीपेड कर दिया, तो उसको हम एडवांस रेंट के अंदर लिखेंगे। देन कैश फ्लो। कैश फ्लो इज़ पैसे का जो हमारे बिजनेस में आना जाना बना हुआ है, वो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंडर उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। जैसे पेमेंट टू सप्लायर, जैसे जिसने हमें गुड्स सप्लाई करे हैं, हमने उसको उन गुड्स की पेमेंट दे दी, तो हमारे पास आया है, गुड्स आए हैं और हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, बाहर गया कैश आउटफ्लो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक्सपेंडिचर था
वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए एक्सपेंस करते हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हमने एसेट्स में इन्वेस्ट करा है, हमने कुछ लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा है किसी को, तो हमारा जो मतलब 1 ईयर प्लस के लिए हमें बेनिफिट देगा, उसको हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट बोलते हैं। जैसे हमने कोई एसेट खरीदी है, ये तो है नहीं कि हमें 1 साल के लिए ही वो एसेट बेनिफिट देंगी, 5-7 साल तो आराम से चली जाएगी, ठीक है। वो एसेट में हमने जो पैसा एक्सपेंस करा है, उस एसेट को ख़रीदने के लिए जो हमने पैसा दिया है, उस पैसे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हम एक्सपेंस करते हैं, या बोल सकते हैं कि जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हम जो एक्सपेंस करते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रेट, रेंट, कमीशन पेड, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये हमारे बहुत सारे अक्कर हो जाते हैं 1 ईयर में ही, ये हमारे बहुत टाइम के बाद अक्कर होते हैं, इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना, एटलीस्ट 1% भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई और न्यू सजेशंस है वो हमारे कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।